कृषि सुधार को लेकर के जो 3 बिल लाए गए हैं, इसका व्यापारी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, मतलब व्यापारी वर्ग पे एक तो भ्रामक प्रचार ये हो रहा। अब इन बिल के आने से मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर से व्यापारी प्रभावित होगा। दूसरी बात, जैसा भी सरकार कह रही है किसान अपना माल बेचने के लिए स्वतंत्र है, पहले भी स्वतंत्र था। अब जो ये ऑनलाइन बिक्री काश्तकार की, जैसा बिल में बताया गया, कैसे संभव हो सके? किसी काश्तकार पे मान लो 20 कुंटल धान है जी, वो उसका ऑनलाइन कहाँ बिक्री करेगा? आप बताओ, पैकिंग कैसे होगा उसका फिर जहाँ वो ले जाना है वहाँ तक कैसे ले जाया जा सकेगा? इस सब काम के लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है, एक चैन बनी हुई है, उस चैन के माध्यम से ही काम होगा। बिल्कुल। अब हमारा कहना ये है कि एक और तो सरकार ने मंडियों को इतना विकसित किया, मंडी परिषद ने इतना लागत से ये तमाम मंडियाँ बनाई, दूसरी ओर मंडियों में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अगर कोई काश्तकार मंडी में माल लावेगा तो उस पर 2.5% मंडी शुल्क दे होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो मंडी से बाहर नंबर 2 को बढ़ावा मिलेगा, उस पर कोई मंडी हाँ, शुल्क, जब ओपन मार्केट कर दी जाएगी तो फिर वो कहीं भी बेच सकता है। हाँ, तो उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं। फिर मंडी में क्या करेंगे हम? हमारे साथ बहरहाल हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, मुनीम है उसका परिवार जुड़ा हुआ है, हमारा नौकर है उसका परिवार जुड़ा हुआ है, लगभग 2000 पल्लेदार हमारी मंडी में काम करते हैं, उन सब का परिवार यहाँ जुड़ा हुआ है, वो बेकार हो जाएंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें तो यही होना चाहिए, मंडी में को सुचारू रूप से और विकसित करें। अगर कहीं खामी है तो उसके लिए इनके पास इन्फॉर्मेंस है, उसके माध्यम से उसे सुचारू करें। लेकिन उसको ऐसे करने से क्या लाभ होगा, आप बताओ? एक और तो मंडी को उन्होंने इतना मंडी परिषद का वो बनाया हुआ है, दूसरी ओर मंडी को वीरान करने की, मतलब जो एक सिस्टम बना था, एक हाँ, अनाज मंडी समिति का जो एक सिस्टम बना सिस्टम था, बना, इसको पिछले एक लंबे समय में इस सिस्टम को लागू किया गया था। अचानक से एक बिल और एक कानून ला करके इसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। अब मेरे विचार से हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं। अच्छा। हम बार बार मांग लगभग 25-30 साल से करते आ रहे। हरियाणा पैटर्न पर आप खरीद करें, मान लो गेहूं है, अगर हरियाणा पैटर्न पे खरीद होगा तो हमारी राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा, हमारे किसान को सहूलियत होगी। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? अब वो तो सरकार की नीति है ना जी, उसमें हम तो प्रयासरत ही हैं। ठीक। हम तो पिछले साल भी गए थे, दुर्भाग्य से हम योगी से मिल नहीं सके, अपने मुख्यमंत्री जी से। तो उसके लिए तो इनके जो नीति निर्धारक है वहाँ कमी है, वो ज़मीनी सच्चाई से रूबरू नहीं है। जी, धन्यवाद बहुत बहुत जी। ताल साहब, आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं जो बिल लाए गए हैं इनके बारे में? एक व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में मैं इनका विरोध करता हूँ, क्योंकि ये बिल किसान विरोधी हैं। कांग्रेस सरकार ने जो व्यवस्था यहाँ पे मंडियों की बनाई थी वो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए बनाई गई थी कि यहाँ पे जो व्यापारी आएगा, अगर 5 व्यापारी होते हैं तो किसान को उसका उचित मूल्य मिलेगा। मंडी से बाहर यदि वो अपना माल बेचता है तो वो एक आदमी से बात करेगा, उसको उचित मूल्य वहाँ पर जो है नहीं मिलेगा। बहुत सोच समझ के ये मंडी की स्थापना की गई थी, लेकिन इस भारत सरकार ने सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के फेवर में आकर के, और जो ये कानून जो लाई है ये बिल्कुल जो निराधार है और ये बिल्कुल ये गलत है, ये किसान विरोधी है। क्योंकि भारत जो है छोटे किसानों का देश है, इसमें 5 बीघा 10 बीघा 50 बीघा किसी पर 100 बीघा होगी। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उपयुक्त तो नहीं है, वो दुर्लभ ही मिलते हैं 100 बीघे वाले। अभी मैं पिछले दिनों कुछ एक किसान से बात कर रहा था, उसने कहा कि मैंने पंजाब के अंदर अपनी 500 बीघे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो है मैंने अपना आलू बेचा, मैंने उससे तय कर लिया और उसकी लिखा पढ़ी हो गई। जब मेरी फसल आई तो बाज़ार मंदा था, उसका मेरा रेट तेज़ तय था, उसको उसने भांप करके
और मेरा आलू मना कर दिया, कहने लगे इसमें तो मीठा ज़्यादा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, मुझे तो इस साइज़ का चाहिए। अच्छा, जो एक मुआयदा जो तय किया गया था उससे मुकर गया वो। मुकर गया। उस किसान का ये कहना था कि अगर मैं कोर्ट पहुंचूं अपने उस बिल को लेकर के, उस बात को लेकर के, तो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे मैं कैसे टिक पाऊंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तो उसको हताश होकर के अपना माल जो है मार्केट बेचना पड़ा। तो ये जो बड़े ऑफिसर बैठे हैं, ये कानून जो बनाते हैं एसी कमरों में बैठ करके बनाते हैं, ये नहीं देखते कि वास्तविकता क्या है। एक किसान को जो उसका सही मूल्य मिल सकता है वो मंडी की मार्फत ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। तो मैं इनका विरोध करता हूं और मैं इनके विरोध में हूं। ठीक, धन्यवाद जी। गुप्ता जी, आप। मैं तो दो ही बात कहूँगा आपको। हमारे वैसे तो दोनों अध्यक्ष जी बैठे हैं जो इन्होंने अभी आपके सामने विचार रखे हैं, मैं इनके से सहमत हूँ। सही बात तो यह है कि किसान जो है परेशान है बहुत, और इतना परेशानी जैसे कानून बनाया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी फसल कोई भी किसी राज्य में ले जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। पर इतनी रोक टोक पहले नहीं थी जितनी इस वक्त खड़ी हो गई है। नहीं, ऐसा ये जो बार बार कहा जा रहा है, सरकार की ओर से एक बात कही जा रही है कि अब कहीं भी जा सकता है किसान। किसान तो पहले भी जा सकता था, या पहले कोई रोक टोक थी? पहले भी रोक टोक थी तो कम थी, लेकिन इस वक्त ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब तो यहाँ पर हरियाणा में रोक दिया गया है। हरियाणा में अभी परसों गई थी ट्रॉली, वो सारी रात खड़ी रही, जाने नहीं दी इसे। अपना वो साधते हैं बिना प्रोग्राम, और उसके बाद में फिर में जो है इसको भेजते हैं। इतनी परेशानी कभी पहले नहीं थी, और आज भी व्यापारी जो है इतना परेशान है। 2.5% मंडी शुल्क लगा है, मंडी के अंदर तो 2.5% लगा है। बाहर अगर हम करेंगे वहाँ कोई मंडी शुल्क नहीं है, ओपन मार्केट हो गया। इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार या तो कानून ऐसा बनावे कि जो बाहर हो या अंदर हो एक ही बनना चाहिए, या फिर अंदर की मंडी शुल्क जो लगाया है वो भी समाप्त होना चाहिए। हमने मांग करी थी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी आए थे, सबने यही एक उनको ज्ञापन दिया था कि ये मंडी शुल्क भी जब सारे जो मंडी शुल्क है या और भी टैक्स हैं सारे माफ़ कर दिए, एक ही टैक्स लगाया है सारे उसमें समाज में। हाँ, तो वो इसको हटा देना चाहिए। बहुत कोशिश करी, मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि आपका जो सुझाव है ये वाकई जो है सही है, और मैं इसको 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर इस पर कोई ना कोई लागू करने की पूरी कोशिश करूँगा। वो आज तक नहीं हुई, इसका मतलब सरकार व्यापारी और किसानों को धोखा देने पर लगी है, और इसका कोई काम नहीं। बस आड़त व्यवस्था पर क्या असर पड़ा है? व्यवस्था, आड़त की व्यवस्था ये है कि इस वक्त तो जो माल आ रहा है वो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं बिकता माल, किसान अपना वापस चला गया, परेशानी उठानी पड़ रही। आज अभी एक ट्रॉली धान की आई थी, किसी ने नहीं ली, वो किसान मायूस है, कहाँ जाएगा ले करके इसको। तो ये सबसे बड़ी समस्या ग्राहक नहीं है। ग्राहक मान लिया मंडी में यहाँ माल आया मोटे अनाज का, और हरियाणा सरकार ले रही है सारा माल, जो किसी की व्यापार स्थल पर को जो सा भी माल आ रहा मोटे वाला वो सारा खरीद कर रही है, यहाँ कोई लेने वाला नहीं है। ये कानून दोबारा जो 2 जगह बना रखे हैं, अब वहाँ ले लेगी और यहाँ सरकार नहीं लेगी। इससे भी बहुत परेशानी खड़ी हुई भी है, किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अध्यक्ष जी ने भी बताया, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, व्यापारी हितों की लड़ाई भी लड़ते हैं, आपको भी, आप दोनों भी बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हरियाणा का जो सिस्टम है खरीद का, जो हरियाणा के अंदर खरीद का सिस्टम है वो यूपी में भी लागू होना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल होना चाहिए लागू सब जगह एक ही कानून के मुताबिक खरीद होनी चाहिए। हमारे यहाँ सारे कानून अलग हैं, हरियाणा में सारे कानून अलग हैं। ये तो सरकार ने गलत कर रखा काम। हमारे यहाँ भी छूट होनी चाहिए पूरी, कि आड़तियों द्वारा ही खरीद होनी चाहिए जैसे वहाँ हो रही, फिर किसानों को दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की। पिछली बार तो सरकार थी, 4 साल पहले अखिलेश सरकार थी, तो तब भी आपने मांग उठाई थी कुछ? मांग तो पहले से ही उठाते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग कोई सुनने वाला है नहीं है, और कोई बदलती है, हाँ बदलती, कोई नहीं सुनती सर, इसमें कोई कभी नहीं सुनती है, ये बड़ी समस्या। अध्यक्ष जी, आड़त व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो, मैं समझता हूँ कि हमारे जो एरिया है इसका छोटा किसान तो मंडी में ही आएगा, वो मंडी से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा उसका चोली दामन का साथ है, और बहुत पुराने टाइम से हम सब एक ही परिवार के रूप में यहाँ पर रहते हैं, सुख दुख के हम साथी हैं। आपको एक बात बताऊं, जब श्रीमती सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आड़तियों के फेवर में एक बयान दिया था,
और ये कहा था कि किसान का एटीएम है, जो है मंडी का व्यापारी, हाँ, एनी टाइम मनी, एनी टाइम मनी, मतलब इन्होंने एटीएम कहा था। और आज उसी पार्टी की सरकार इस व्यापारी को बर्बाद करने पर तुली हुई है और ये किसान को भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो आपको नहीं लगता है कि ये सरकार उद्योगपतियों के बहकावे में बिल्कुल बहकावे में है उन लोगों के, ये मल्टीनेशनल कंपनियों के। असल में ये जो लाई है कानून, ये जो विकासशील बड़े बड़े ये देश हैं उनके पैटर्न पर लाई है। वो ये नहीं देख रही है कि हमारा हिंदुस्तान जो है किस स्थिति में है। हमारे चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, अगर यहाँ का किसान रहेगा जिंदा तो ये मुल्क जिंदा रहेगा। लेकिन इस सरकार को छोटे किसान की, आपने तो यहाँ सीलिंग लगा रखी है, मतलब किसान के लिए कोई भी जो है 75 बीघे से ऊपर खेती नहीं कर सकता, तो वो छोटा किसान ही माना जाएगा। बिल्कुल है, तो ये उसके फेवर में कहाँ। एक छोटा किसान अगर कहीं बंगाल में 500 रुपये रेट तेज भी है तो उसके पास क्या साधन है कि वो अपना माल ले आके बेचेगा। बिल्कुल सिर्फ सिवाय बरगला रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है। मैं इनका जब पुरजोर विरोध करता हूँ। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात और, एमएसपी को लेकर के किसानों में बड़ी ही उहापोह है, असमंजस की स्थिति है। तो एमएसपी के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। मेरा निवेदन आपसे पहले भी यही था कि सरकार ने घोषित तो कर दिया समर्थन मूल्य, लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं है। अब जैसे धान है, धान आप देखो हमारी मंडी में जो क्वालिटी गवर्नमेंट लेना चाहे, अगर वो सही मायने में लेगा तो कम से कम 17% उसमें मॉइस्चर होना मॉइस्चर होना चाहिए। काश्तकार वैसे ही लेगा, लेकिन ले तो कोई, यहाँ मुश्किल से 1000 कुंटल की भी खरीद मुश्किल हुई होगी। हमारी बात हुई थी इस बारे में सचिव साहब से, तो उन्होंने बताया लगभग कि 1465 कुंटल उनका हुआ था, तो और जो आमद थी वो 1.5 लाख से ज़्यादा थी। वो तो उनके सही आंकड़े थे जी। लेकिन मैं जो आपको कह रहा, अगर ये सही मायनों में खरीद देंगे तो 5000 कुंटल रोज धान हमारे इलाके में है। हमारा जो क्षेत्र है कृषि के मामले में हरियाणा से आगे निकला हुआ है। बिल्कुल उन्नत क्षेत्र आते हैं, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जो वो है। अब मान लो गेहूँ है, उन्होंने 1900 का रेट निकाल दिया। हमारे SMI साहब यहाँ सेंटर पे आते हैं, मुश्किल से 200-300 कट्टे तोल लें, वो भी आप जैसे कि किसी के मिलने वाले के तोल दिए, बाकी फिर हो जाए अपना, तो क्या फ़ायदा हुआ उसे। तो ये इस उदासीनता का कारण क्या है? कारण तो नीतियाँ हैं ना जी, नीतियाँ हैं। मैं आपको बताऊं, सन 14 में हम अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, जब गए थे, उन्होंने हमारे से 2 ही सवाल किए थे, मेरा क्या फ़ायदा, मेरे फ़ायदे से मतलब है सरकार का क्या फ़ायदा। हमने उन्हें सब आंकड़े दिए। जब सरकारी खरीद हुई थी तो रेवेन्यू इतना था, और जब नहीं हुई तो 20% पे आ गया। किसान का क्या फ़ायदा, अब आप भी देख रहे, और मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि जो दिक्कत है किसान की या व्यापारियों की, वो आपको अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल वहाँ हमने उन्हें दिखाया, देखो आपके काश्तकार पे लाठी बरस रही। अभी जैसे इन्होंने हमारे प्रदीप भाई ने बताया कि वहाँ 2-3 दिन पड़े रहे लोग, काश्तकार मारे फिरे, क्या फ़ायदा वो उसमें। उसका एक सिस्टम बनावे, भाई धान इस रेट लिया जाएगा, यो इसका सिस्टम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अब मान लो एक जिस काम को हम 70 आड़ती 24 घंटे ड्यूटी में कर रहे, तो उसे एक SMI कैसे कर लेगा, आप बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। आपके पास एक इतना बड़ा परिवार नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है आपका, और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। तो बताओ यार, वो तो बाबूजी है, गाड़ी में आवेगा 100-150 कुंटल गेहूँ खरीद। वो तो टारगेट ही, सचिव साहब से बात जो हुई थी वो टारगेट ही 1000 कुंटल का बताए थे। फिर मतलब जब टारगेट, जहाँ पर 1.5 लाख कुंटल की आमद हुई, वहाँ पर टारगेट सिर्फ 1000 कुंटल का। तो वही मतलब है ना जी, इन जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं वो तो नीति बना रहे। नीति तो AC में बैठ के उन्होंने बना दी उन्होंने, भाई चलो बाहर काश्तकार का है वो फ्री है, लाभ। हमारे नेता भी स्टेज पर खड़े होकर कह रहे हैं आपका लाभ, कहाँ लाभ होगा। मैं आपसे जैसा पहले भी कहा, 20 कुंटल वाला काश्तकार जिसकी 5 बीघे ज़मीन है, उस पर 20-25 कुंटल, वो कहाँ उसे ऑनलाइन लियो पिलेगा।
अच्छा, अगर उसको हरियाणा में अच्छा रेट मिल रहा है या हरियाणा में कोई सुविधा उसको यूपी के मुकाबले मिल रही है, तो वो इतनी परेशानी उठा करके रात भर दिक्कत उठा करके तब जा रहा है। वही सुविधाएं अगर यहाँ पर मिल जाए तो फिर वो अपना घर छोड़ करके क्यों जाएगा? यहाँ क्यों वो बॉर्डर पर वो जाता ही नहीं। जिस साल यहाँ खरीद हुई, हमने गवर्नमेंट रेट से 5 रुपये ज़्यादा दाम दिए किसान को, ऑन रिकॉर्ड जी लेकिन उस बात को कोई लागू तो नहीं करता ना। ठीक जी। अब दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं, मान लो यहाँ मंडी विकसित है, उससे ऐसा ही नहीं है कि भाई हम आड़ती ही वो प्रभावित है। मान लो हमारा क्षेत्र का इतना दुकानदार है, कम से कम 2-2.5 हज़ार सब तरह के दुकानदार गंगों में होंगे, आसपास में होंगे। अगर किसान पर पैसा आवेगा तो यहीं से सामान लेगा, और अगर हरियाणा से वो धान बेच कर आ, हरियाणा से सामान लिया, हमारे दुकानदार भी खा ली। तो नीति तो ऐसी है ना जी। मान लो एक तरफ नीति है बड़े बड़े मॉल की बना रहे, तो जो छोटा दुकानदार है मर गया। कहाँ है छोटा दुकानदार? जो चीज़ आपको दुकान पे 10 रुपये की मिलेगी, वहाँ 9 की मिलेगी, तो वहीं से लेना पसंद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस किस्म की बात है, कहने को कुछ करने चलिए को कुछ। वो भी मैं आऊँगा आपके पास वापस कि ऐसा क्यों होगा कि वो 10 वाली चीज़ 9 में दे। जी, ये जो किसान अपना माल यहाँ लाया, तो यहाँ उसका माल बिका नहीं, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद में वो माल क्या करेगा कि यहाँ से हरियाणा लेके जाएगा। हरियाणा जाएगा, वहाँ जाते ही उसका माल तुल भी जाएगा और उसको 1885 का दाम भी मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ काला दाना या फिर हरा दाना नहीं देते? वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत माल में थोड़ी कमी है तो वहाँ उड़ा करके धान सफाई करके उसको भर लिया जाता है, गिल्ला हो या चाहे कैसा भी है। वहाँ कोई धान, वहाँ भी तो भाजपा की सरकार है, फिर वो सरकार इतनी सजग क्यों है? या वहाँ का किसान और वहाँ का व्यापारी? ये कानून सरकार ने गलत बना रखे हैं। अब वहाँ तो जो है गवर्नमेंट लेगी, यहाँ गवर्नमेंट नहीं लेगी। वहाँ 1885 का रेट किसी को भी होगा, मिलेगा। अगर यहाँ रेट मिल जाए 1885 का, तो सारा दम मोटा धान यहाँ सरकार के जाएगा। सरकार क्या करेगी? मशीन लेके बैठ गई, उसका ये देखेगी कितना मॉइस्चर है, कैसा है, पंखा लगवाएगी, बिल्कुल धान ऐसा करके लेगी, सुखा करके, जैसे उसमें कोई मॉइस्चर ही ना हो। यहाँ 100 फजीते बांध दिए, वहाँ कोई फजीता नहीं है। बात ये है कि किसान को परेशान कर परेशानी बहुत ज़बरदस्त है, और इतनी परेशानी पहले कभी नहीं हुई इतनी परेशानी। तो यह परेशानी सरकार को देखनी चाहिए। ये माल उधर ना जाए, इधर भी ऐसा ही इंतज़ाम होना चाहिए कि यहाँ भी सरकार खरीदे और यहाँ भी किसानों को भरपूर उनको पेमेंट मिले, इसको पैसा मिले इसको। एक बात और, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 10 वाला जो माल होगा वो 9 में मिलेगा। उसका कारण जहां तक मुझे नजर में आता है, वो उसका कारण है स्टॉक। अब स्टॉक की सीमा समाप्त कर दी गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन ला करके स्टॉक की सीमा को असीमित कर दिया गया है। पहले की नीति होती थी कि भाई इतना स्टॉक लगा सकते हैं आप, अब उसको असीमित कर दिया गया है। जब वो लोग, क्योंकि आप इसमें सक्षम नहीं है कि बड़ी मात्रा में आप स्टॉक लगा सकें ना। किसान तो 3 दिन में नहीं रुक सकता है, नहीं लगा किसान सकता। तो परेशान है, किसान 3 दिन में नहीं लगा है। सकता। किसान तो जब इधर फसल कटी, वो सोचता है कि फौरन से फौरन मंडी तो मार्केट में लाएगा, मार्केट में अगर रेट सही लगेगा तो वो दिन के दिन बेच कर अपना चला जाएगा। 300-400 कम में भी ये सोचता है कि इसे वो कम में तो इसलिए बेच के जाएगा जब यहाँ, हाँ, यहाँ का सिस्टम ही गलत है। लेकिन वहाँ हरियाणा में नहीं है ऐसा बिल्कुल। ये जो स्टॉक पर कानून आया है, इसके बारे में आप बताएं। स्टॉक को तो यहाँ कोई लगा नहीं सकता, ना किसी में क्षमता है। स्टॉक नहीं लगा सकता कोई। स्टॉक तो और चीज, किसी चीज का। किसानों में यही तो दुविधा है इस हाँ। चीज में तो, कि भाई इसमें उद्योगपति जो है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो आएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, विशाल जी ने बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी वही लोग करेंगे जो उद्योगपति है। अभी इसी तरह का एक मामला, जो आलू की बात आप बता रहे थे, गुजरात के अंदर एक इस तरह का मामला है। किसान ने आलू लगा लिया, जब वो आलू तैयार हो गया, जब उसका आलू तैयार हो गया तो उस पर लेस कंपनी ने तो उस पर मुकदमा कर दिया कि ये इस बीज को बोने का अधिकार सिर्फ हमें प्राप्त है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई आदमी किसान लगाएगा तो वो तो फिर उसी तरह से ही उसको ही माल बेचेगा जिससे उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अगर मार्केट में माल आया हो तो उसका सिस्टम तो जो है मार्केट के हिसाब से ही चलेगा। उसका स्टॉक लगाने की इसमें हिम्मत नहीं है, वो कहाँ लगाएगा। कुछ है चंद किसान जो अपना माल नहीं बेचते, स्टॉक लगा लिया किसी को। लेकिन अगर सरकार ने ये कर दिया कि बाहर से जो और भी कंपनी आएंगी, मैं अपना माल लेंगी, तो अपने हिसाब से किसानों से बात करेंगी
और जब फसल तैयार होगी हमें खुद उस माल को ले लेंगे, उसी रेट पर ले लेंगे जो सा उन्होंने जो तय किया है। जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो तेजड़िए होंगे, हाँ। जो इस पूरा स्टॉक इकट्ठा कर लेंगे कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो खत्म हो जाए, डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, डिमांड मार्केट ज्यादा- के अंदर डिमांड हाँ। बढ़ जाएगी तो तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, वो पूंजीपति अपना पेट भर लेंगे, सब वो अपना हिसाब बना लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार ऐसा नहीं है। अभी आप अपनी जो है गेहूं की फसल को ले लो, इसमें जो गेहूं आया था मंडी के अंदर, उत्तर प्रदेश सरकार का जो रेट था उसके बावजूद आज जो है 4 महीने हो गए, अब उल्टा रेट 1600 1650 रुपये है। 400 रुपये कम बिक रहा, 400 रुपये कम है मार्केट रेट, चाहे किसी के पास स्टॉक हो चाहे कुछ ही हो। तो ये एमएसपी का जो सपोर्ट मिला था किसान को थोड़ा बहुत, अब मार्केट उससे मंदा है। और जितनी भी ये अनाज की है इन पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड के अनुसार आप किसी खाने की आइटम पे कोई इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। जो ये हमारा फूड ग्रेन है इसकी कोई स्टॉक लिमिट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अच्छा, पहले थी स्टॉक लिमिट? पहले थी, अब कोई लिमिट इस पर नहीं है। इसीलिए नहीं है कि फूड ग्रेन पर भारत सरकार जो है उन कानूनों से बंधी हुई है, इसलिए वो इस पर नहीं लगा सकती जब तक कि इमरजेंसी ना लगे। अच्छा, तो नहीं लगा सकती इस पर। अच्छा, ये जो अभी मैं एक पिछली डिबेट में जो था जी। तो वहाँ पर एक जो वक्ता थे उन्होंने बताया था कि ये जो पूरे वर्ल्ड को जो एक तरह से ऑर्गेनाइज करके चलती है, इंडिया में भी जो कानून लाए गए हैं ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी के पैटर्न पर, उसी के इशारों पर लाए गए हैं ताकि उद्योगपतियों को उसका लाभ मिले। क्योंकि WTO जो काम करता है वो किसानों के लिए तो काम नहीं करता, उसका किसानों से कोई मतलब नहीं है। वो आड़तियों के लिए भी काम नहीं करता है, आड़तियों से उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो जो बड़े उद्योगपति हैं जो कि पूरे के पूरे नेशन को चलाने का काम करते हैं, देश तक चलाने का काम करते हैं, तो उनके इशारों पर काम करता है। हमारे हिंदुस्तान की स्थिति उससे भिन्न है। मैंने आपको पहले भी कहा ये किसानों का देश है और यहाँ छोटा तबका बहुत ज़्यादा है। अगर आप बड़े तबके की बात करेंगे तो शायद 1% भी नहीं होंगे। जैसे आपके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है, उनका तराई के अंदर बहुत बड़े बड़े उनके फार्म है, कहीं कहीं 1000 बीघे के, क्योंकि वहाँ पर जो है सीलिंग कानून नहीं है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ तो कोई व्यापारी मतलब कोई किसान जो है 75 बीघे से ऊपर नहीं रख सकता, तो छोटा किसान है, उसको तो अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। तो हमारी सरकार को ये चाहिए था कि वो पहले अध्ययन करती, मार्केट का अध्ययन करती, अपने क्षेत्र का अध्ययन करती। मतलब सिर्फ IAS ऑफिसरों के चंगुल में आकर के ये उन्होंने कानून बनाया। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं ना ही किया। कोई सर्वे किया गया है। हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, वहाँ पर हर MP MLA पर वहाँ की पब्लिक की पकड़ है। अभी पिछले साल मुख्यमंत्री ने वहाँ पर जो है भारत सरकार के निर्देश पर खरीद बंद करने का फैसला किया था। वहाँ के मंत्रिमंडल में वहाँ के मंत्रियों ने विरोध किया और ये कहा कि यदि आप खरीद ना करने का फैसला करते हैं तो हम आज ही इस्तीफा दे देंगे, हम अपनी पब्लिक के बीच में खड़े नहीं हो सकते। तो मतलब हमारे तो वहाँ प्रेशर में आकर, हमारे प्रेशर में आकर के वहाँ पर जो है खरीद चालू हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ हम प्रतिनिधि हैं वो भी उदासीन है इस मामले में। हम जो है अपने इनके साथ में पहले हमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है कि स्थिति क्या होगी। सिर्फ उनको तो अधिकारियों के बहकावे में आते हैं और अपने फैसले लेते हैं। उनको नीतियां निर्धारण करना है और उसके बाद बेफिक्र हो जाना है, चाहे उसका आड़त पर क्या असर पड़े, उसका व्यापारी वर्ग पर या आम जन पर क्या असर पड़े। मतलब नहीं है। तो यानी कि सरकारें बदलती हैं, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन आम जन, व्यापारी वर्ग और किसान उनसे अछूता रहता है। ये जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो हवाई होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। उनका ज़मीनी स्तर पर जो वो सच्चाई है, जो ज़मीनी स्तर पर सच्चाई है, उसको उसके ऊपर वो काम नहीं करते हैं। और कोई क्वेश्चन है जी? मिलेगी, हर तरह से राहत मिलेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तायल जी, आप क्या सोचते हैं, अलग राज्य बनना चाहिए, छोटा होना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो इस प्रदेश के जो है 4 टुकड़े होने चाहिए। ये सबके फेवर में होगा, आम जनता के फेवर में भी होगा, पब्लिक और व्यापारी के फेवर में भी होगा और जो किसान के हित में भी होगा। धन्यवाद। हमारे जो एक सेकंड, फोन साइलेंट।
जी अध्यक्ष हमारा जो प्रदेश है, अगर हम 4 टुकड़ों में किसी वजह से बट जाता है, तो जैसा हमारा हरियाणा है, छोटा राज्य है, जैसे उत्तराखंड है, हाँ विकसित हुआ है। इसमें आप देखो हर चीज़ बढ़िया मिलेगी आपको, सड़कें बढ़िया मिलेगी, सारी न्यायालय जो है अलग से बनेंगे, सारी मिल जाएगा आपको। हाँ, मिल जाएगा। और हमारे यहाँ जो परेशानियाँ जितनी खड़ी हैं सारी हल हो जाएंगी। अब यहाँ एक राज्य जो है हमारा उत्तर प्रदेश, सड़कें देखो कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं जाने को देखो कोई जाने का रास्ता नहीं है, कोई सुविधा इस वक्त नहीं है। हरियाणा में देखो आप सड़कें बड़ी बेहतरीन बनी हुई हैं, कहीं चले जाओ सारी सुविधा है। यहाँ कोई जब तक हरियाणा अलग प्रदेश नहीं बना था, हाँ अलग प्रदेश अगर नहीं बनेगा तब तक सुविधा कोई नहीं हमें मिल पाने की। 4 टुकड़े होने चाहिए प्रदेश के, चारों अगर बन जाएंगे तो सारी सुविधाएं पूरी उम्मीद है कि पूरी उपलब्ध हो जाएंगी इसकी हर चीज़ की। आपने मांग उठाई इसके लिए? इसकी मांग तो यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो मांग पता नहीं कितनी तो बार उठी है, लेकिन सुनने वाला तो नहीं है ना कोई। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं सुनता किसी की बात को, जबकि उनको सोचना चाहिए कि यहाँ किस चीज़ की कमी है, कौन से कानून को बदलना चाहिए, कैसी सुविधा देनी चाहिए। इस बारे में उनके ना तो उनके पास समय है और ना वो इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। कितनी कोशिश कर लो, हमने अभी बताया दिल्ली में हमने बहुत कोशिश करी, कोई सुनवाई नहीं हुई, 1.5 महीने का इंतज़ार करा, वो भी बेकार गया। तो ये तो उत्तर प्रदेश का भाग्य है। ये धन्यवाद, बहुत अच्छी डिबेट रही। किसानों के जो कानून बने हैं उन बिलों का क्या असर रहेगा, उन कानूनों का क्या असर रहेगा, उसको लेकर के हमने आज यहाँ 3 जो दल हैं, 3 जो गुट हैं, उनके अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने अपना कीमती समय दिया और अपने जो विचार थे, जो अपने व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए, जो किसानों से जुड़े हुए इनके विचार थे, उन्हें इन्होंने रखने का काम किया। साथ ही साथ इन्होंने अंत में एक बात जो कही कि हरियाणा एक छोटा राज्य है, इसलिए वहाँ का किसान भी उन्नत है, वहाँ का व्यापारी वर्ग भी सुखी है। तो अगर उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, अलग से पश्चिम को अलग राज्य बना दिया जाए, अवध को अलग राज्य बना दिया जाए, पूर्वांचल को अलग राज्य बना दिया जाए, तो उसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।